क्या सुप्रीम कोर्ट ने एलवीस यादव को क्लीन चिट दे दी है या अभी भी उनके ऊपर मामला बन सकता है, अभी भी उनके ऊपर केस हो सकता है? इस पूरे मामले का सच या इस पूरे मामले का डिटेल जानकारी हम इस वीडियो में 3 से 4 मिनट में समझने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अपसेक लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे हम सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट या बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मामले का, जो कि एलवीस यादव से रिलेटेड है, जो कि एक फेमस यूट्यूबर है और जो कि काफी कंट्रोवर्सी में रहा है। तो ये जो मामला शुरू होता है वो नोएडा से शुरू होता है और एलवीस यादव के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने स्नैक वेनोम का इस्तेमाल किया है और रेप पार्टीज में इनका इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर किसके तहत दर्ज होता है कि इन्होंने जो एनडीपीएस एक्ट है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है और उसके बाद आईपीसी के कुछ सेक्शंस के तहत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। अब हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके जो पिटीशन था उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जब इनका पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया तो ये मामला पहुंचा सीधे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस केस को देखा तो एलिगेशन के तहत नहीं, बल्कि सिर्फ एलिगेशन पे ना ध्यान देते हुए इनके लॉ के कुछ पॉइंट्स पे, जो इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट्स थे, उन पे ध्यान दिया। वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था? एनडीपीएस एक्ट। तो पहला मुद्दा था एनडीपीएस एक्ट का। तो कोर्ट ने देखा कि जो सब्सटेंस इनके ऊपर बताया जा रहा है वो यानी कि स्नैक वेनोम एंटीडोट जो एनडीपीएस एक्ट के शेड्यूल में आता ही नहीं है, यानी कि इनके ऊपर जो एक एलिगेशन लगा कि इन्होंने स्नैक वेनोम एंटीडोट का यूज किया है या प्रयोग किया है, वो पूरा एनडीपीएस शेड्यूल में आ ही नहीं रहा है। तो कैसे इनके ऊपर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ? तो बात फिर नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है, कि क्या उसके तहत इनके ऊपर केस दर्ज हुआ, क्या वो जो दर्ज हुआ केस है उस पर बात की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत ही एक पॉइंट ये भी रखा गया कि एलवीस यादव के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई थी और बस यह कहा गया था कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी के द्वारा, किसी एसोसिएट के द्वारा ऑर्डर किया था। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट यहाँ लागू ही नहीं होगा किसी भी तरीके से। तो ये रहा, एनडीपीएस एक्ट को एक तरीके से डिनाई किया गया। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या था? वाइल्ड लाइफ एक्ट। तो अब दूसरा मुद्दा होता है कि जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, क्या उसके तहत कोई ऐसा पॉइंट इनके ऊपर लग सकता है जिससे इनका केस आगे चले? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 55 कहता है कि जो भी कंप्लेंट किया जाएगा वो किसी अथॉराइज्ड ऑफिसर के द्वारा किया जाना चाहिए। अगर कोई अथॉराइज्ड ऑफिसर करता है तो उसके तहत जो कंप्लेंट किया जाएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट उस पर बातें करेंगी या उस पर कोई जजमेंट देगी। लेकिन यहाँ जो कंप्लेंट हुआ था वो किसी भी अथॉराइज्ड ऑफिसर्स के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि एक एनजीओ के द्वारा किया गया था। वो एनजीओ क्या था? पीपुल फॉर एनिमल, जिसके एक मेंबर थे जिन्होंने इनके ऊपर एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंप्लेंट किया था, जो लीगली अनअथराइज था। इनको अथराइज नहीं किया गया था कि ये कंप्लेंट करने के लिए अथराइज पर्सन हो या अथराइज मेंबर हो। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो अब अगर बात करें इस केस के फाइनल जजमेंट के बारे में, तो फाइनल जजमेंट ये निकला कि जो एफआईआर था वो क्वैश हो गई, मतलब इस एफआईआर को रद्द कर दिया गया। लेकिन मामला पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ अभी। अगर अथॉरिटी चाहे तो फिर से केस फाइल कर सकती है, फिर से कंप्लेन कर सकती है, फिर से उनके ऊपर केस रन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनको जो कुछ छूट मिली वो कुछ लीगल पॉइंट्स के तहत छूट मिली। इनको लीगल कुछ पॉइंट्स है जिसके कारण इनको राहत मिल गई है अभी तत्काल के लिए। और इस केस में जो हमें सबसे बड़ी सीख ये मिली कि लॉ में जो प्रोसीजर होता है वो बहुत पावरफुल होता है। अगर प्रोसीजर से रूल चल रहा है, अगर प्रोसीजर से कोई केस फाइल किया जाता है तो ही उस केस का कोई लास्ट डिसीजन फेवर में आ सकता है। अदरवाइज गलत तरीके से फाइल किया गया कोई भी केस या फ्रॉड तरीके से फाइल किया गया किसी भी केस का कोई फाइनल जजमेंट तक नहीं पहुंच सकता है। वो कोर्ट के सामने टिक ही नहीं सकता। किसी ना किसी तरीके से कोर्ट उसकी रियलिटी पहचान ही जाती है और एट लास्ट उसको फाइल को या उस केस को ही क्वेश कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमने सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग जजमेंट और
आज के जजमेंट को समझाने की कोशिश की है। इसमें कुछ सजेशन हो तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे और किस केस को आप और अच्छे से समझना चाहते हैं उसके लिए भी बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि आगे और भी सुधार करते रहें और आपको और भी अच्छे तरीके से और भी अच्छे वर्ड्स को यूज़ करते हुए समझाने की कोशिश करें। थैंक यू। जय हिंद।